नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो दिल्ली पुलिस के लिए और जीके और जीएस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की जो सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम एसएससी के जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, जीके के और साइंस के, उन सभी को कवर कर रहे हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहेगा। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहेगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट हमेशा प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न रहेगा, इसमें पूछा है सांकेन निम्नलिखित में से किस धर्म के लोगों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है। सबसे पहले तो यही हो जाएगा कि सांकेन कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। और यह किस धर्म से संबंधित है, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है हिंदू धर्म का त्यौहार है, दूसरा है जैन धर्म का त्यौहार है, तीसरा है बौद्ध धर्म का त्यौहार है और चौथा है इस्लाम धर्म का त्यौहार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी यह बौद्ध धर्म का त्यौहार है जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बौद्ध धर्म। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत से युक्त है। यानी यहाँ पर 4 पुस्तक दी गई हैं और इनमें पूछा है कौन सी पुस्तक गलत से सम्मिलित की गई है। पहला है हिंद स्वराज, यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, तो यह कथन सत्य हो जाएगा। वहीं गीतांजलि की बात करें तो यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, तो यह भी सही हो जाएगी। वहीं वाई आई एम एन एथिस्ट, यह पुस्तक भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है, तो यह पुस्तक भी सही हो जाएगी। वहीं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस, तो यह गलत हो जाएगा। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, जबकि सुभाष चंद्र के द्वारा द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी यही पुस्तक का मिलान गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है पद्मश्री 2022 से सम्मानित लोक गायिका माधुरी बर्थवाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर बात की गई है माधुरी बर्थवाल कौन से राज्य से संबंध रखती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड से, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश से और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र से। तो माधुरी बर्थवाल की बात करें तो उनका संबंध उत्तराखंड राज्य से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2। उन्हें पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया था, जो कि एक प्रसिद्ध लोक गायिका है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें पूछा है केंद्र सरकार का कौन सा अंग है। पहला है विधानसभा, दूसरा है सांसद, तीसरा ऑप्शन है न्यायपालिका और चौथा ऑप्शन हो जाएगा कार्यकारी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी संसद एक, जो कि केंद्र सरकार का विधायकी अंग माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें पूछा है किस कोशिका अंग को छोटे गोलाकार कोशिकांग के रूप में परिभाषित किया गया है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजरता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन रहेगा वैक्यूल, दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा है पेरोक्सीसोम और चौथा होगा सेंट्रोसोम। तो कौन सा है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजरता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पेरोक्सीसोम है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजरता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से क्या झारखंड और छत्तीसगढ़
झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बना है। यानी मृदा अपरदन और भूमि क्षय का मुख्य कारण क्या है जो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अतिचारण, दूसरा है खनन के कारण वनोन्मूलन, तीसरा है खाद का अधिक उपयोग, चौथा है अति सिंचाई। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी खनन के लिए वनोन्मूलन करना। तो इसका यह मुख्य कारण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर झारखंड में कोयला और लोहा इस्पात ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर खनन किया जाता है। तो खनन करने के लिए वहाँ पर वनों की कटाई की जाती है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण हो जाएगा खननों के कारण वनोन्मूलन करना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। तो ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल विकास का कार्य कम हुआ है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर रेल विकास सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबाई की रेल मार्ग स्थित है। वहीं सबसे कम रेल मार्ग की बात करें तो यह सिक्किम हो जाएगा, क्योंकि इसका भौगोलिक परिस्थिति के अंतर काफ़ी डिफरेंस है अदर स्टेट से, तो इसलिए यहाँ पर रेल का विकास करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिक्किम में रेल परिवहन का विकास कम हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें पूछा है 2001 की जनगणना के आधार पर त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया है जहां महिला साक्षरता दर डैश है। तो कार्य योजना की बात करें कि त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, तो कितने प्रतिशत साक्षरता दर कम है वहाँ पर यह कार्यक्रम स्टार्ट किया है। तो आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 35% से कम, दूसरा ऑप्शन है 45% से कम, तीसरा ऑप्शन है 50% से कम और चौथा ऑप्शन है 30% से कम। तो त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम की बात करें तो जहाँ पर 30% से कम महिला साक्षरता है तो वहाँ पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 30% से कम साक्षरता वाले स्थानों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें पूछा है अगस्त 2021 में शुरू की गई पीएम उज्ज्वला 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पीएम उज्ज्वला 2.0 की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लाभार्थियों को 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए जाएंगे, दूसरा है बीपीएल परिवारों के लिए मुफ्त गैस चूल्हा, तीसरा है व्यावसायिक उपयोगों के लिए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन और चौथा है लाभार्थियों को 20 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की। तो पीएम उज्ज्वला 2.0 की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि लाभार्थियों को 10 मिलियन एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है एमजी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। तो एमजी संगीत की बात करें तो यह पुरस्कार कौन से राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। इसका पहला ऑप्शन है नागालैंड के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर के द्वारा और चौथा ऑप्शन है मिजोरम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी नागालैंड सरकार के द्वारा पीएम संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो 1 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एवीज की नहीं है। तो एवीज की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शनों पर। पहला ऑप्शन है ये गर्म खून वाले जीव होते हैं, तो यह कथन सत्य हो जाएगा। अगला है ये जीवित बच्चों को जन्म देते हैं कुछ अपवादों को छोड़कर जो कि अंडे देते हैं। अगला ऑप्शन है ये फेफड़ों से सांस लेते हैं, तो यह कथन भी सत्य है और इनका हृदय 4 कक्षीय होता है, तो यह भी कथन सत्य हो जाएगा। तो अकथन सत्य की बात करें तो इसका 2 नंबर कथन असत्य हो जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था। तो बलबन के द्वारा दिल्ली सल्तनत में कौन से विभाग का पुनर्गठन किया था। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है दीवान ए इश्तियाक, दूसरा ऑप्शन है दीवान ए मुस्तखराज, और तीसरा ऑप्शन है दीवान ए अर्ज, और चौथा ऑप्शन है दीवान ए रिसालत। तो बलबन के द्वारा कौन से विभाग का पुनर्गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, दीवान ए अर्ज का उनके द्वारा पुनर्गठन किया गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से वह कौन सा कवि था जिसने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी 1913 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर को, दूसरा ऑप्शन है रुडयार्ड किपलिंग को, तीसरा ऑप्शन है अरबिंदो घोष को, और चौथा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को। तो नोबेल पुरस्कार से 1913 में किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, उन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 1913 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, रविंद्रनाथ टैगोर को। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा है राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 1964 में, दूसरा ऑप्शन है 1961 में, तीसरा ऑप्शन है 1954 में, और चौथा ऑप्शन है 1969 में। तो राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की बात करें तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1964 में राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। यहाँ पर चार तत्व दिए हैं और पूछा है उनमें से कौन सा एक उपधातु है। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन, और चौथा ऑप्शन है आयरन। तो यहाँ पर उपधातु की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सिलिकॉन एक उपधातु है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सिलिकॉन। सोडियम, ऑक्सीजन और आयरन ये तीनों धातु हो जाएंगे, बल्कि सिलिकॉन एक उपधातु हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा है यदि किसी बैंक की परिसंपत्ति उसकी देनदारियों से अधिक है तो उस प्रकार किस प्रकार का दर्ज किया जाएगा। यानी यदि किसी बैंक की परिसंपत्तियां उसके देनदारियों से अधिक है तो इस प्रकार दर्ज किया जाएगा। यानी इसे किस प्रकार दर्ज किया जाएगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रिजर्व से, दूसरा ऑप्शन है शुद्ध संपत्ति यानी नेटवर्थ से, तीसरा ऑप्शन है देनदारियां, और चौथा ऑप्शन है परिसंपत्तियां। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी उसे शुद्ध संपत्ति या नेटवर्थ कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य में पंजीकृत समाचार पत्र होकरों को महामारी के दौरान हुए नुकसान और उनके असंगठित क्षेत्रों का हिस्सा होने पर विचार करते हुए 2021 में एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की है। यानी समाचार पत्रों के जो महामारी के दौरान जो उनका नुकसान हुआ था उनके लिए 2021 में एक सामाजिक सुरक्षा योजना स्टार्ट की गई थी। तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ओडिशा सरकार के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है गुजरात सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी ओडिशा सरकार के द्वारा समाचार पत्रों के द्वारा महामारी के दौरान जो नुकसान हुआ था तो उनको सुरक्षा योजना का दिया गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ओडिशा को। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसमें पूछा है रेडॉक्स अभिक्रिया का कारण क्या है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करें तो इसका क्या कारण है। चलिए ऑप्शनों पर बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है
दो अभिकारकों के बीच हैलोजन का विनिमय। दूसरा ऑप्शन है दो अभिकारकों के बीच न्यूट्रॉनों का स्थानांतरण। तीसरा ऑप्शन है दो उत्पादों के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। और चौथा ऑप्शन है दो अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो यह कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी दो अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, जो कि रेडॉक्स अभिक्रिया का मुख्य कारण होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से किस समूह के लोगों को लाभान्वित होंगे। यानी हिमाचल प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना स्टार्ट की गई थी, तो यह कौन से लोगों के लिए लाभान्वित होगी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है अनाथ, दिव्यांग बच्चे, निराश्रित महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक। दूसरा ऑप्शन है कृषक, खेतीहर श्रमिक। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी और शिक्षक। और चौथा ऑप्शन है बेरोजगार युवा। तो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की बात करें तो यह मुख्य रूप से अनाथ, दिव्यांग बच्चे और निराश्रित महिलाएं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजना चलाई गई थी। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, हिमाचल प्रदेश के द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा है वर्ष 2020-21 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर सबसे कम है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर सबसे कम है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है सिक्किम राज्य, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश राज्य, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ राज्य और चौथा ऑप्शन है गुजरात राज्य। तो बेरोजगारी दर की बात करें सबसे कम कहाँ पर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी गुजरात राज्य में 15 वर्ष या इससे अधिक व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर सबसे कम रही गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो इसमें पूछा है भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। तो गणतंत्रात्मक संविधान विशेषता की बात करें तो यह कौन से देश के संविधान से ली गई है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है फ्रांस के संविधान से, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश के संविधान से, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और चौथा ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गणतंत्रात्मक विशेषता फ्रांस के देश के संविधान से ली गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फ्रांस के संविधान से। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा है 2021 की स्थिति के अनुसार लगभग 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है। तो 70 लाख से अधिक वर्ग किलोमीटर के साथ क्षेत्र में फैला हुआ है, तो वह सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है अमेजोन बेसिन, दूसरा है नील बेसिन, तीसरा है एमूर बेसिन और चौथा है कांगो बेसिन। तो सबसे बड़ा बेसिन कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अमेजोन बेसिन सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, अमेजोन बेसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 23 की। इसमें पूछा है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय डैश में स्थित है, यानी राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कौन से राज्य में स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है त्रिपुरा में, दूसरा ऑप्शन है मेघालय में, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर में और चौथा ऑप्शन है मिजोरम में। तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की बात करें तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मणिपुर राज्य में। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभाविता गुप्ता से विवाह किया था। तो वह कौन से राजवंश से संबंधित रखते थे। रुद्रसेन की बात की गई है कि वह कौन से राजवंश से थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वाकट्य,
वाकाटक राजवंश, दूसरे है पुष्यभूति राजवंश, तीसरा है पल्लव राजवंश और चौथा है चालुक्य राजवंश। तो उनका संबंध कौन से राजवंश से था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वाकाटक राजवंश से रुद्रसेन द्वितीय का संबंध था। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो इसमें पूछा है भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय हॉकी महासंघ की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 1925 में, दूसरा ऑप्शन है 1945 में, तीसरा ऑप्शन है 1935 में और चौथा ऑप्शन है 1955 में। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो सभी के सभी कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या रहेगा। उम्मीद है आप सभी इसका जवाब देंगे। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी आपके सामने प्रोवाइड कर लेंगे, तो तभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।